कॉन्स्टिपेशन, कब्ज या कोष्ठबंध, हम लोग जो भी नित्य खाते हैं उसका जो सार अंश होता है वो रक्त के अंदर मिल जाता है और जो असार पदार्थ रह जाता है उससे मल बन जाता है और ये रोज़ाना ही हमारे शरीर से मल के रूप में बाहर निकलता रहता है। पर अगर ये रोज़ाना ना होकर एक दिन या 2 दिन के अंतराल पर हो, बहुत ज़्यादा जोर लगाने पर कष्टकार मल त्यागने के अंदर परेशानी हो, तो इसको हम लोग कब्ज कह सकते हैं। कुछ मनुष्य रोज़ एक बार पखाना जाते हैं और कोई दिन में 2 बार भी जा सकते हैं, लेकिन अगर उससे भी उनको संतुष्टि ना मिले और थोड़ा सा ही मल निकलता है तो ये भी कब्जी का ही एक प्रकार हो सकता है। पर कभी कभी इसके अंदर जो दिन हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कोई 2 दिन से 3 दिन से मल त्याग करता है और यहाँ तक तो कई ऐसे रोगी भी होते हैं जो सप्ताह के अंदर एक बार ही मल त्याग करते हैं। ये अक्सर वृद्ध जो या बुजुर्ग लोग होते हैं उनके अंदर ये अक्सर पाया जाता है। मैं डॉक्टर JS रंधावा, जयपुर से एक होम्योपैथ। इस वीडियो के अंदर हम लोग कब्जी क्या है, उसके क्या कारण हैं, वो कितने प्रकार की है और उनके क्या सिम्टम्स हैं और उनका क्या होम्योपैथिक उपचार किया जा सकता है, उसके अंदर क्या डाइट ले सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। लोग जो भी नित्य गरिष्ठ भोजन करते हैं और उसके अंदर अगर जलीय अंश कम हो तो भी कई बार कब्जी के अंदर वो परिवर्तन हो जाता है। जैसे हम लोग मोटी रोटी खाएं और पानी कम पिएं तो इससे मल सूख जाता है और निकलने में उसको कष्ट होता है। गरम मसाले वाली जो चीज़ें अधिक लेते हैं, पानी कम पीते हैं, उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादा उपवास रखते हैं या कम खाते हैं तो उनके अंदर भी भोजन की कमी के कारण और जो आसार अंश है वो कम बनेगा, उसके कारण भी उसका मल कठोर और कब्जी युक्त हो सकता है। कभी कभी पखाना लगने पर भी कोई व्यक्ति पखाने पे नहीं जाता है या किसी ऑफिस में वो कार्य कर रहा हो वहाँ से वो नहीं जा पाता, इसके कारण भी अनियमितता के कारण भी उसका जो कब्ज है वो गंभीर रूप धारण कर सकता है। बहुत दिनों तक अगर उसको कब्जी रहती है तो उसके कारण उसको पाइल्स, बवासीर भी हो सकती है। कभी कभी उसको पतले दस्त आते हैं या वो जुलाब लेकर अगर दस्त लाता है उसके बाद में भी उसको कब्जी हो सकती है। अनीमिक पेशेंट हैं जो, या फिर जो क्लोरोसिस के पेशेंट हैं, पक्षाघात के, पैरालिसिस के जो पेशेंट हैं, उनके अंदर भी कब्जी की बीमारी आम पाई जाती है। बहुत ज़्यादा जो मानसिक परिश्रम करते हैं और शारीरिक परिश्रम ना के बराबर करते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, बहुत ज़्यादा पेशाब जो करते हैं, या फिर जिनको फेफड़ों की कोई बीमारी हो जिसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर भी इन्फ्लामेशन हो, या फिर मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो, तो उनके अंदर भी उसको कब्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। आंतों के अंदर जब गैस्ट्रिक जूस कम निकलता है, पाचक रस अगर कम निकलते हों या उसके अंदर पित्त का दोष हो तो भी ये कब्जी का कारण बन सकता है। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा अफीम खाते हों तो उनकी आंतों के अंदर भी पैरालिसिस, पक्षाघात हो सकता है और उन्हें भी कब्ज हो सकती है। कभी कभी आंतों के अंदर ट्यूमर्स हो जाएं, उसके कारण कई बार प्रेशर पड़ता है तो उसके कारण भी उसका जो मल का रास्ता है वो अवरुद्ध हो जाता है और उसको कब्जी की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। इसके अलावा पथरी है, स्टोन अगर उसके आंतों में फंस जाए या कोई खाया हुआ फल का बीज, गुठली अटक जाए, उससे भी उसको कब्जी की प्रॉब्लम हो सकती है। टाइफाइड ज्वर के अंदर और रक्त ज्वर के अंदर खसरा, चेचक इत्यादि के बाद में भी उसको अक्सर कब्जी हो सकती है। इन बीमारियों के अंदर उसे जुलाब आदि जो उत्तेजक दवाएं हैं उनका प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। विशेषकर जो इसके अंदर मल द्वार के अंदर ग्लिसरीन लगा सकते हैं, उससे उसको राहत मिल सकती है। पर अगर चेचक की बीमारी हो या टाइफाइड हो तो उसके अंदर जुलाब नहीं देना चाहिए, इससे उसको और गंभीर परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। कब्जी के क्या लक्षण हैं? इसके अंदर जब शरीर के अंदर बहुत दिनों तक मल पड़ा रहता है तो वो सड़ना शुरू कर देता है और उससे फिर एक विषैले पदार्थ, पॉइजनस पदार्थ भी निकलने शुरू हो जाते हैं और वह खून में मिल जाते हैं।
फिर उनसे इस कई तरह के अन्य सिम्टम्स भी शुरू हो जाते हैं, जैसे सिर दर्द हो सकता है, आँखों के अंदर कम दिखाई दे सकता है, या फिर ऐसा मानो कि कुछ उड़ता हुआ नज़र आएगा। पाचन जो शक्ति है वो नाश हो जाती है, खाने में उसको अरुचि होती है, भूख नहीं लगती, मुंह का स्वाद बेरुखा हो जाता है, जीभ के अंदर बहुत ज़्यादा मैल जमी हुई मिलती है, पेट तना रहता है, कलेजे के अंदर धड़कन हो सकती है, उसका मिजाज चिड़चिड़ा हो सकता है, वो गुस्सैला हो सकता है। इसके अलावा उसको नींद नहीं आती और कभी कभी उसको ज्वर भी हो सकता है। इसे फीकल फीवर भी कह सकते हैं। इसके अंदर प्रायः 100 डिग्री तक उसका तापमान रह सकता है। इसके अलावा उसको आंतों की हाइपरट्रॉफी हो सकती है, आंतों की जो पेशियाँ हैं उनके अंदर वृद्धि हो सकती है, जो डायलिटेशन है उसके अंदर उसको प्रॉब्लम हो सकती है, आंतों के जो भीतर का आयतन है वो बढ़ सकता है, इसके अंदर सूखा जो कड़ा मल है वो उसके अंदर जम सकता है, आंतों के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, आंतों के अंदर घाव भी होंगे और आंतों में कभी कभी छेद भी हो सकता है। आंतों के अंदर जब मल पड़ा रहता है तो उसके कारण कई बार शिराओं के अंदर भी दबाव पड़ता है। अगर हाइपोगैस्ट्रिक वेन के ऊपर दबाव पड़े तो उसके कारण उसको बवासीर हो सकती है। प्यूबिक वेन के अंदर अगर दबाव पड़ता है तो इसके कारण उसका वीर्यक्षय भी हो सकता है, स्पर्म्स कम बन सकते हैं। इलायक वेन पर अगर दबाव पड़ता है तो पैरों के जो तलवे हैं वो फूल सकते हैं। सैक्रल फ्लेक्सिस के ऊपर अगर दबाव पड़ता है तो स्नायुवानिक दर्द, नर्वस दर्द उसको हो सकता है, सियाटिका का दर्द भी हो सकता है। कब्ज़ की जो हम लोग चिकित्सा कर सकते हैं ताकि कब्ज़ की तकलीफ़ से छुटकारा मिल जाए, तो उसके लिए कई बार हम लोग अनजाने में ही जुलाब ले लेते हैं। इससे कुछ समय के लिए तो उसको फ़ायदा होता है, लेकिन बार बार इस क्रम को दोहराने से उसको बहुत ज़्यादा कठिन प्रकार की फिर कब्जी भी हो सकती है। जिस दिन जुलाब लिया होता है उस दिन फिर उसको कई बार 2-3 बार दस्त भी लग सकते हैं, उसके बाद में उसको फिर भयंकर रूप से कब्जी भी आ सकती है। इस तरह के जो प्रयास हैं उसको त्याग देना चाहिए, जुलाब नहीं देने चाहिए। इसके अंदर हमारे को जो मेन कब्जी को रोकने के लिए उसकी आहार की सुव्यवस्था करनी चाहिए, उसको व्यायाम कराना चाहिए। जो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं उनको बहुत ज़्यादा व्यायाम कराएं और उसके अलावा होम्योपैथिक औषधियाँ भी दे सकते हैं। आहार के लिए हम लोग इसके अंदर उसको सुबह के समय में हल्का खाना दे सकते हैं, भात दे सकते हैं, खिचड़ी दलिया दे सकते हैं। तीसरे पहर में उसको थोड़ा फल दे दें और शाम के समय में रात को जब उसको वो खाना दें तो रोटी आदि दे सकते हैं। वो भी उसको दाल के अंदर भिगोकर दही के साथ में दे सकते हैं ताकि जो पानी की कमी है वो भी पूर्ण हो जाए। इसके अलावा उसको चबा चबा कर खाना खाना चाहिए, एकदम ही निगलना नहीं चाहिए। इसके अलावा उसको फाइबर युक्त पदार्थ भी लेने चाहिए, जैसे केला हुआ, पके हुए आम हैं, जामुन हैं, अंगूर हैं, नाशपाती है, नींबू भी इसके अंदर ले सकते हैं, संतरे, खजूर आदि। पके हुए अमरूद इसके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, पर अमरूद जब भी खाएं तो उसके बीज को ना चबाएं क्योंकि वो जल्दी नहीं पचता, उसके कारण उसकी पेट दर्द भी हो सकता है। तो अमरूद के बीज वैसे ही निगल लें, इससे उसकी जो आंतों की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उपदाहित होती हैं और उससे उसको आराम मिलता है। बेल, अंगूर, खजूर आदि भी इसके लिए बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा फाइबर युक्त भोजन उसको अधिक करना चाहिए, उसके अंदर उसको साग सब्जी अधिक ले। उसके लिए उसको बथुआ है, पालक, सरसों, परवल के पत्ते, सहंजने के पत्ते आदि की सब्जी बनाकर भी देनी चाहिए। मेथी उसको दे सकते हैं। इसके अलावा वो गुड़ भी ले सकता है, थोड़ा शहद भी ले सकता है। रोज़ जब वो सुबह उठता है और रात को सोने से पहले वो थोड़ा पानी पिए, 1 आध पाव पानी ज़रूर पीना चाहिए उसको, और भोजन के 1 घंटे के बाद में ही उसको पानी पीना चाहिए। जहाँ तक हो सके तो पानी गुनगुना लें और उसके अंदर नींबू भी मिला के ले सकते हैं। इससे उसकी पाचन शक्ति भी बढ़ेगी और कब्जी के अंदर भी राहत मिलेगी। जिन्हें बहुत दिनों से कब्जी रहती है
तो वो अगर जुलाब लेते हैं तो उससे उनको परहेज़ करना चाहिए। उसकी जगह वो त्रिफला ले सकते हैं, हरड़ ले सकते हैं, सौंठ ले सकते हैं, सनाए वाली पत्तियां हैं, इनको मिलाकर वो एक शीशी में रख लें और उसका 1 चम्मच खाना खाने के बाद में ले सकते हैं। इससे भी उसको कब्ज़ के अंदर आराम मिलना शुरू हो जाएगा और ये जो जुलाब के जो उत्तेजक पदार्थ हैं उनसे भी उसको राहत मिल जाएगी। इसके अलावा उसको व्यायाम भी करना चाहिए। जो सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, इसके अंदर जो उसकी पाकस्थली है उसके अंदर फिर मूवमेंट कम होते हैं। अगर जब एक्सरसाइज करता रहेगा तो वो मूवमेंट बढ़ेंगे और उसके साथ में ही जो मल है वो धीरे धीरे आगे रेक्टम की तरफ बढ़ता जाएगा। इसके लिए वो हल्का व्यायाम कर सकता है, योगा कर सकता है, साइकिलिंग कर सकता है। इससे उसको बहुत राहत मिलेगी। जो रोगी पक्षाघात के हैं या जो वृद्ध हैं, उनको जो अगर कब्जी होती है या बहुत दिनों से अगर उनको कड़ा स्टूल आता है तो वो कई बार फिर हम लोग उनके जो सिगमेंट फ्लेक्सर है वहाँ पर या रेक्टम वाला जो एरिया है वहाँ पर गांठ गांठ वाला मल इकट्ठा हो जाता है, तो कई बार उंगली लगाकर ग्लिसरीन लगाकर भी उसको निकालना पड़ता है। कब्ज के लिए आहार और व्यायाम के बाद में होम्योपैथी औषधियाँ भी दे सकते हैं। ये सिम्टम्स के ऊपर आधारित होती हैं। इसके अंदर अगर किसी को कब्जी एनीमा के बाद में या डूस लगाने के बाद में हुई है तो उसके अंदर ओपियम और सल्फ़र बहुत लाभदायक होती है। ये उसके दुष्परिणाम को भी कम करेगी। जुलाब देने के बाद में भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हाइड्रेस्टिक मदर टिंचर की 10-15 बूंदें दिन में 3-4 बार 1 औंस पानी के अंदर मिलाकर भी उसको दे सकते हैं। इसके अलावा उसको नक्स वोमिका भी दें। कभी उसे कब्जी रहती है और कभी उसको फिर पतले दस्त लग जाते हैं। अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं तो उसको हाइड्रेस्टिक दे सकते हैं मदर टिंचर के अंदर। इसके अलावा बेलाडोनियम, कोनियम, इग्नीशिया, हेलिबोरस, एमोनियम म्यूर, एंटीम क्रूड, नक्स वोमिका, पल्सटिला आदि दे सकते हैं। बच्चों के अंदर जब कब्ज होती है तो एलुमिना और मैग्नीशियम म्यूर बहुत लाभदायक होती है। मल का रंग अगर काला हो उसके अंदर उसको ब्राइनिया, प्लम्बम, लेप्ट्रेंडा अच्छा कार्य करेगी। जब मल उसका कड़ा हो और एक बार में बहुत लंबा सा उसको स्टूल आ रहा हो तो उसके अंदर फिर उसको ब्राइनिया दे सकते हैं। ग्रेफाइटस, प्लेटिना, साइलेशिया और व्रेटम लाभदायक होती है इसके अंदर। सूखा मल के साथ में अगर रक्त निकल जाए, एल्यूमिन और नेट्रम म्यूर कारगर होती है। बच्चों के अंदर अगर बकरी की मींगनियों की तरह की अगर स्टूल आता हो, छोटी छोटी गांठ वाला मल अगर हो तो एलुमिना, सिना, नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यूर, ओपियम और प्लम्बम दी जा सकती है। कब्जी वाले अगर मल के ऊपर म्यूकस या आव मिला हुआ हो तो उसके अंदर एल्यूमिनियम, एमोनियम म्यूर, ग्रेफाइटस, हाइड्रेस्टिक, मैग्नीशियम म्यूर, ओपियम और नाइट्रिक एसिड लाभदायक होती है। जिन रोगियों के अंदर बवासीर की साथ में कब्जी हो, उसके साथ में बवासीर के साथ में रक्त भी आ रहा हो तो उसके अंदर कोलोसिंथ, फेरम फोस, बेलाडोना, हेमामिलिस, इग्नीशिया, नाइट्रिक एसिड, काली कार्ब और सेबाइना आदि लाभदायक होती हैं। अगर बवासीर बिना रक्त के हो तो उसके अंदर एस्कुलस, एलोज, कॉस्टिकम, हाइड्रेस्टिक, लाइकोपोडियम, मैग्नीशियम म्यूर, नेट्रम म्यूर, नाइट्रिक एसिड, नक्स वोमिका, पोडोफाइलम, रेटेनिया, साइलेशिया और सल्फ़र लाभदायक होती हैं। कब्ज के साथ में अगर अर्श हो या नॉर्मल पाइल्स हो तो उसके अंदर कोलोसोनिया और हाइड्रेस्टिक मदर टिंचर के अंदर दी जा सकती है। इसके अलावा इग्नीशिया, लाइकोपोडियम, मैग्नीशियम म्यूर, नेट्रम म्यूर, साइलेशिया, वराइटम, बराइटा कार्ब पर लाभदायक होती हैं। टाइफाइड के कारण अगर कब्जी हो तो हमें ओपियम 30 दिन में 3-4 बार देनी चाहिए।
हर आधे आधे घंटे से भी दे सकते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो। जब तक पेट का दर्द दूर ना हो जाए तब तक ओपियम देते रहें, और जब उसको कोठा या लैट्रिन साफ़ आनी शुरू हो जाए तब तक इस मेडिसिन को दे सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक डॉक्टर जार का कहना है कि जो रोगी 7 दिनों के अंदर पखाना करते हैं तो उन्हें एनीमा या पिचकारी देने से अगर कोई लाभ नहीं होता है तो उसके अंदर ओपियम हम लोग दे सकते हैं। इसके अंदर उसका जो रेक्टम वाला एरिया है वो भी शून्य हो सकता है, पक्षाघात भी उसके अंदर हो सकता है। तो ओपियम दें 30 पोटेंसी के अंदर। अगर ओपियम से लाभ नहीं होता है तो फिर हम लोग उसके बाद में उसको प्लम्बम 30 दे सकते हैं और एलुमिना 30 भी दे सकते हैं। इससे उसको लैट्रिन करने में और कब्जी के अंदर आराम आना शुरू हो जाएगा। फिर भी अगर लक्षण रहते हैं तो प्लेटिना भी दे सकते हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर बवासीर की बीमारी है तो उनके अंदर मैंने पहले भी बता चुका हूँ, पर नक्सवोमिका और सल्फ़र अधिक लाभदायक होती है। पाकस्थली के अंदर अगर बहुत ज़्यादा दबाव महसूस हो रहा हो, मल बहुत ज़्यादा कड़ा हो गया हो, इन लक्षणों के अंदर लेकेसिस आदि लाभदायक होती है। गर्मी के दिनों में अगर कब्जी हो जाए तो ब्राइनिया दे सकते हैं। अगर उससे लाभ ना हो तो एंटीम क्रूड और कार्बोवेज भी दी जा सकती है। सर्दी के अंदर अगर कब्जी हो तो व्रेटम एल्ब इसके अंदर लाभदायक होती है। जो व्यक्ति बैठे बैठे कार्य अधिक करते हैं, शारीरिक परिश्रम जिनके अंदर बहुत कम होता है, उनके अंदर जब कब्जी होती है तो नक्सवोमिका, ब्राइनिया और कोकुलस लाभदायक होती है। जो बच्चे घुटनों के बल जब चलते हैं या चलना सीख रहे हों, उनको अगर कब्जी हो तो नक्सवोमिका और ब्राइनिया कार्य करेगी। गर्भावस्था के अंदर अगर कब्जी हो तो सीपिया, नक्सवोमिका, ब्राइनिया और एलुमिना। जब बच्चा होने के बाद में जो प्रसूता महिलाएं हैं उनके अंदर अगर कब्जी हो तो प्लेटिना, ओपियम आदि लाभदायक होती हैं। गाड़ी में जो घूमते हैं या पैदल चलने के कारण कईयों का अगर कब्जी हो जाए तो एलुमिना और प्लेटिना लाभदायक होती है। वृद्धों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर अगर कब्जी हो और कभी उसके अंदर उसको अतिसार दस्त भी आते हों या अल्टरनेटिव चलते रहते हों तो एंटीम क्रूड, फॉस्फोरस, ब्राइनिया, लेकेसिस आदि लाभदायक होती हैं। जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं उनके अंदर अगर कब्जी हो तो नक्सवोमिका और सल्फ़र, कैलकेरिया कार्ब, लेकेसिस आदि उपकारी होती हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर बहुत ज़्यादा पुरानी कब्ज हो तो वहाँ सल्फ़र, कैलकेरिया, लाइकोपोडियम, सीपिया, ग्रेफाइटस, एलुमिना, काली कार्ब और हाइड्रेस्टिक आदि बहुत लाभदायक होती हैं। इन्हें कुछ टाइम तक लगातार उन्हें देते रहें और बाकी जो परहेज बताए हैं कि आहार का और उसके अलावा उसको व्यायाम कराते रहें और कुछ समय तक अगर लगातार दवाई देते रहेंगे तो उससे उसको कब्जी के अंदर आराम मिलना शुरू हो जाएगा। मैंने जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन बताई हैं वो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह पर ही लें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को ऑन रखें ताकि इस तरह के जब भी नया वीडियो आए तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के अंदर भी सर्कुलेट शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अगर आपके पास कोई इस वीडियो के संबंधित कोई सवाल हो, कोई आप सुझाव देना चाहते हो तो हमें कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें। जहाँ तक हो सकेगा हम उसका जवाब देंगे और उसका सलूशन भी आपको मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार इस तरह की और रोचक जानकारी लेकर। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।